आज हमने स्टार्ट करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही पार्ट 2। लास्ट टाइम हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन तक स्टडी कर चुके थे और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को भी हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें से हेलोजिनेशन को हमने डिस्कस किया था। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे बेंजीन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते कौन से, जिनमें रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन जो है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस होता है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है क्योंकि बेंजीन के पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिच सिस्टम है। इट इज़ अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। होता ये कि रिएक्शन इनिशिएट भी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स ही करवाते हैं। वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और फिर हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। के बारे में हमने स्टडी किया था कि बेंजीन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के साथ, और ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैप्पीली फिर भी शो कर देता है क्योंकि इसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी में इफ़ेक्ट नहीं होता। बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो इसको स्टेबल करने की वजह है। तो इसलिए बेंजीन उन रिएक्शंस को तो शो करता है जिसमें उनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन जहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होना हो फिर वहाँ पे हमें कंडीशन ज़रा हार्श करना पड़ती हैं। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं, इसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन जो है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। यानी बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो जो हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये होता कैसे। बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है इलेक्ट्रोफाइल ने, तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि इलेक्ट्रोफाइल आपने क्रिएट करना है। इलेक्ट्रोफाइल जो वो स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है। पहले स्टेप में जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है जो कि नाइट्रोनियम आयन होता है। यहाँ पे कैसे होता है ये, यहाँ से ये NO2 ग्रुप जो है वो अलग होता है और ये जो आपके पास पहले स्टेप में होता है ये है कि यहाँ से जो H2SO4 है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है। वो प्रोटॉन यहाँ पे अटैच होता है, ये वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से लीव करता है। एज अ रिजल्ट नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये NO2 ग्रुप जो है अब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे। एज अ रिजल्ट ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो NO2 ग्रुप की अटैचमेंट हो चुकी है बेंजीन के साथ, यही नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बड़ा एफिशिएंट रिएक्शन हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 95% तक आपको शील्ड भी मिल जाती है। ये आप टेक्निक अप्लाई करते हैं यहाँ पे FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कि NO2 ग्रुप जो है वो अमाइनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रेशन और नाइट्रेशन के बाद फिर फर्दर नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी एनिलीन की सिंथेसिस के लिए भी आप नाइट्रोबेंजीन यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन बेंजीन। ये सल्फोनिक ग्रुप कौन सा होता है, SO3H। इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। तो जब ये बेंजीन के अंदर अटैच होता है एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे होता है ये रिएक्शन, तो इसमें भी पहला स्टेप वही है कि आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है क्योंकि बेंजीन के साथ रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है ये कंबाइन होता है H2SO4 के साथ।
ऐसा रिजल्ट होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है एसिड से वो रिमूव होता है और इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, ये SO3H बन गया और साथ जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा H2SO4 में से ये HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये ग्रुप। तो जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ अटैच होंगे तो सारी सी बात, इस कार्बन का तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है इसका वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बेस आगे फिर यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रीशिफ्ट होंगे और एज अ रिजल्ट जो एरोमेटिसिटी है वो फिर से बहाल हो जाएगी और बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इसमें आपने स्टडी करना होता है अल्काइलेशन को एंड एसाइलेशन को। ये भी बाय नेम है तो ये भी अच्छे से माइंड में रखिएगा। बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड या कोई भी लेविस एसिड आप ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट अल्काइल बेंजीन्स की फॉर्मेशन होती है, यानी अल्काइलेशन में इंट्रोडक्शन होता है, एडिशन होती है अल्काइल ग्रुप की बेंजीन के साथ। तो ये आपने अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बन जाएगा और ये वाला मिथाइल ग्रुप जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, सारी सी बात उस कार्बन का बॉन्ड कम होगा, सब्सटीट्यूशन होगी तो मिथाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी ये बेंजीन टॉलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमने कहा कि हमें लेविस एसिड की या एल्यूमिनियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या काम करता है, जिससे ऊपर भी हमने कहा कि रिएक्शन इनिशिएट तभी होगा जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है फर्स्ट स्टेप में, ये AlCl3 यहाँ से क्लोरीन के साथ मिलता है क्लोराइड आयन के साथ, तो ये AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। जब क्लोराइड यहाँ से रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर वही वाला मसला यहाँ पे भी कि अब इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड्स पूरे हो गए, लेकिन एडजेसेंट कार्बन का एक बॉन्ड कम है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये AlCl4 नेगेटिव जो है ये एरोमेटिसिटी को बहाल करवाने में भी हेल्प करेगा कि ये दोबारा यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, वही H से जो क्लोराइड इसमें ऐड हुआ था वही क्लोराइड निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन जाएगा और AlCl3 फिर दोबारा से अलग हो जाएगा और ये वाला ग्रुप जो अल्काइल था वो बेंजीन के साथ अटैच हो गया और फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन जब रीशिफ्ट होंगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी बहाल हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है सिंथेसिस के लिए सर्टेन अल्काइल बेंजीन्स की, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें रिएक्शन को स्टॉप करना, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपने टॉलिन तक रिएक्शन को स्टॉप करवाना है, लेकिन अगर आपके फर्दर अल्काइल ग्रुप अवेलेबल होंगे तो वो रिएक्शन वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो ज़ाइलीन और फर्दर यानी मज़ीद अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट होती रहेगी, मज़ीद सब्सटीट्यूशन होती रहेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन व्हेन वन अल्काइल ग्रुप हैज़ एंटर्ड इन द रिंग। डाई एंड ट्राई अल्काइल बेंजीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। दूसरा ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होती रहती है इन साइड चेन के अंदर, इससे भी फिर प्रोडक्ट के नेचर पे इफेक्ट होता है। उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो ये बेंजीन है, ये आपने ले लिया है, अब आपके पास एसिड हैलाइड है तो वही AlCl3 आपने ऐड करना है, दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, वो हम इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। ये आप यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस क्लोराइड के साथ मिलके बिल्कुल वैसे HCl बन जाएगा और ये वाला ग्रुप आगे बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये कीटोन की एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है, एसिटोफिनोन इसका नेम होता है। तो पहले स्टेप में वही काम होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। AlCl3 के साथ आपने एसिड हैलाइड का रिएक्शन करवाया तो यहाँ से क्लोराइड निकलेगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और आपके पास इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में है तो इनके ये 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विजिबल है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये ग्रुप बेंजीन के साथ आगे अटैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, AlCl4 नेगेटिव दोबारा से यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन रीशिफ्ट होकर बेंजीन की एरोमेटिसिटी बहाल कर देंगे। ये थे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमने हैलोजिनेशन के बारे में देखा,
जिसमें हमने नाइट्रेशन के बारे में, सल्फोनेशन के बारे में और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया। अब हमने देखने हैं बेंजीन के कुछ एडिशन रिएक्शंस। एडिशन का मतलब हम देख चुके हैं पहले भी कि जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी बल्कि डायरेक्टली एडिशन होगी, और वो इस तरीके से होगी कि पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ। यूँ ये जो बेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर, या C6H6 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा C6H12 के अंदर। उसके बाद है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो इसमें आप हेलोजन को ऐड करवाते हैं, बिल्कुल वैसे पाई जो है बॉन्ड वो ब्रेक होगा और हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच होते जाएंगे। यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, एज अ रिजल्ट बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये थे एडिशन रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ओजोनोलाइसिस वगैरह भी आ जाती हैं। Benzene undergo oxidation with air oxygen in the presence of vanadium pentaoxide at 450 डिग्री सेंटीग्रेड to form मैलिक एनहाइड्राइड। और मैलिक एनहाइड्राइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये मैलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन की जब आप करवाते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो होता क्या है, आपके पास कि ये C6H6 थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड में 4 कार्बन है। फर्दर जो 2 कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, उन कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, उन हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये मैलिक एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड की अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व करवाया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाए तो अल्टीमेटली आपको मैलिक एसिड मिलेगा यहाँ से। उसके बाद है सब्सटीट्यूशन इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन के पास जो कार्बन्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप ने अटैच होना है, जो मोनो सब्सटीट्यूशन होनी है वो किसी भी कार्बन पे हो सकती है क्योंकि सारे कार्बन बिल्कुल एक जैसे हैं। 6 के 6 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो मोनो सब्सटीट्यूशन की हद तक तो ये बात ठीक है कि वो जहाँ पे भी अटैच होना चाहे वो हो सकता है क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट हैं। लेकिन जब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसने कहाँ अटैच होना है ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट के एडिशन के बाद फिर बचती हैं आपके पास फर्दर 5 प्लेसेस, 5 कार्बन जहाँ भी फर्दर अटैचमेंट हो सकती है। अब वह कहाँ पे होनी है ये डिसाइड करता है आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके ये इसको आपने कार्बन नंबर 1 कह दिया जहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चुका है, अब सेकंड जो है इसके एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे हो सकता है, यानी ये कार्बन नंबर 2 पे आप कह लें 2 पे, और अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आपका कार्बन नंबर 2 बनेगा। 3, 4, 5 मतलब अगर ये और ये पोजीशन जो है ये ऑर्थो कंसीडर होती है, ये वाली और ये वाली, यानी 3 और यहाँ से 5 कह लें आप इसको, तो ये जो होती है ये मेटा होती है और ये वाली जो है ये इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन नंबर 4 बनता है तो ये पैरा होती है। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने ऑर्थो पे अटैच होना है, मेटा पे होना है या पैरा पे, ये डिसाइड करता है आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो होता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारा फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट था पहला वो यहाँ पे अटैच हो गया, उसके बाद सेकंड ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। ऑर्थो 1, 2 यानी अगर यहाँ पे या यहाँ पे अटैच होगा तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा, क्योंकि जहाँ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लेनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपने फिर बाकियों की देखनी होती है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो है डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट, जब द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट में डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो चुका होगा वो डायरेक्ट करेगा इनकमिंग ग्रुप्स को कि उन्होंने ऑर्थो पे अटैच होना है, मेटा पे होना है या पैरा पे। इससे हम डायरेक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, ओरिएंट टू अरेंज इफेक्ट भी बोलते हैं। एक्टिविटी इफेक्ट भी इसको कहते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन, दीज इफेक्ट आर कॉल्ड द एक्टिविटी इफेक्ट।
इसका मतलब ये है कि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे अटैच होता है उसकी नेचर या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। यानी अगर उसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी तो वो एक्टिवेट करेगा रिंग को मज़ीद, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के साथ मेनली रिएक्शन करना होता है बेंजीन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मज़ीद बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली रिएक्शन होगा। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट। अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इस इफेक्ट को डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं हम। हाँ, चांस थ्योरी के मुताबिक ऑर्थो यानी जो हमने सेकंड और फिफ्थ कार्बन जो था वहाँ पे आप देखें टोटल, आप जब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा तो मज़ीद आपके पास 5 कार्बन बचते हैं। टोटल 100% होता है। 100 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 20% हर पार्ट का आएगा। उसके बाद ऑर्थो जो है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5, क्योंकि वो दूसरी साइड से कार्बन नंबर 2 ही बनता है, तो वहाँ पे जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो 20 इसके चांसेस 20 इसके, तो टोटल ऑर्थो के चांसेस हो गए 40%। इसी तरह से आपके पास मेटा के जो चांसेस होते हैं वो भी होते हैं 40%, क्योंकि मेटा भी आपके पास अगर देखें आप कि जैसे ये आपके पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर जो 5 था या 6 था, बल्कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 ये काउंट हो रहे हैं ऑर्थो के अंदर, तो 20 ये और 20 ये, टोटल 40% हो गया। और इसी तरह से मेटा का ये और ये 20% इसका और 20% 40% ये हो गया, और पैरा का जो होता है वो आपके पास 20% बचेगा। तो चांस थ्योरी के मुताबिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होनी चाहिए कि 40% ऑर्थो पे, 40% मेटा पे और 20% पैरा पे। लेकिन एक्चुअल में चांस थ्योरी फॉलो नहीं होती, एक्चुअल में फॉलो होती है आपके फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की नेचर। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? Certain substituent direct the second substituent to the ortho and para position simultaneously. These are called ortho-para directors. For example, when phenol is nitrated, कि phenol की जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं, the only product obtained are आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप या OH ग्रुप होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो चार्ज है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। यानी आप डिफरेंट जो बेंजीन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज भी सर्कुलेट करे तो वो पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं आता। इसी तरह से अगर नेगेटिव के थ्रू हो रही है रेजोनेंस तो वो नेगेटिव भी मेटा पोजीशन पे नहीं आता, जिसका मतलब ये होता है कि मेटा जो है वो इसके लिए स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है कि विसिनिटी ऑफ रिंग में नहीं आता। इसलिए अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएंगे तो वो डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेटा चूंकि विसिनिटी ऑफ रिंग में नहीं आता तो उस डेंसिटी का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं होगा। इस लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जब वो अटैच होते हैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देते हैं। जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन रिच जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे उसका अटैच होना है, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो या उसकी सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होगी या फिर पैरा पे होगी। इसलिए यहाँ से यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सिल इज सेड टू हैव डायरेक्टेड द नाइट्रो ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑन द रिंग, तो इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहा जाता है। इसके अलावा भी ये कुछ ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे और इनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, यानी ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उसके बाद है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब आपका जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को कि वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो तो वो मेटा डायरेक्टर है। अब मेटा डायरेक्टर कब होते हैं? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है।
रिंग में से। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कहाँ कहाँ पे से होंगे, या ऑर्थो से या पैरा से। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब उनकी कंपैरिजन में मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइट हायर होगी। इस लिहाज से अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पे अटैच होगा। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो मेटा पोजीशन पे होगी। तो इन ग्रुप्स को बोलते हैं मेटा डायरेक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं कि अगर आपका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर रखता है तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा ऑर्थो और पैरा से, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए अब सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो मेटा पे होगी। तो अब आपके पास है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रो जो ग्रुप होते हैं इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ऑर्थो और पैरा से। तो जो ऑर्थो की प्रोडक्ट बनी है वो 6% बनी है, जो पैरा बनने के बनी है वो 0.7% है, और यहाँ पे जो मेजर जो प्रोडक्ट है आपकी वो मेटा नाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रोबेंजीन। तो अब जो मेटा के प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है यहाँ पे। तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं मेटा डायरेक्टर्स। एरोमेटिक कंपाउंड को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। लाइक ऑयल रिफाइनिंग के दौरान आपको ये मिलते हैं, कोल tar के जब आप डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनको हम फर्दर डिफरेंट केमिकल्स बनाने में, पॉलीमर्स बनाने में, नायलॉन वगैरह बनाने में, फिनोल एंड स्टाइलिन एट्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनके हम कुछ यूजेस देखेंगे ब्रीफली। बेंजीन के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं कि बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। लाइक स्टाइरीन है जिसे हम यूज़ करते हैं पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक बनाने में। स्टाइरीन में होता है ये कि बेंजीन रिंग के ऊपर विनाइल ग्रुप अटैच होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन आर यूज्ड टू मेक टाइप ऑफ रबर, लुब्रिकेंट, डाइज, डिटर्जेंट, ड्रग एंड पेस्टिसाइड वगैरह। टॉलिन जो है ये कॉमन सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, पेंट्स, रेसिन, रबर वगैरह के लिए, स्क्रीन बनाने के लिए। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं जो ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे आप टॉलिन को यूज़ करते हैं। लाइक बेंजाइल डेरिवेटिव्स अगर आप बनाना चाहते हैं, बेंज एल्डिहाइड बनाने के लिए, बेंजोइक एसिड वगैरह बनाने के लिए। फिनोल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड है एरोमेटिक सीरीज़ का। तो फिनोल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू अ कार्बन एटम दैट इज पार्ट ऑफ एन एरोमेटिक रिंग सिस्टम। कि इस एरोमेटिक रिंग सिस्टम में किसी भी कार्बन पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम बोलते हैं फिनोल। फिनोल जो है ये इसका पेरेंट नेम है। बाकी जो भी इसके साथ ग्रुप अटैच होगा आपने उनकी पोजीशन बता देनी है। तो इनका नोमेनक्लेचर यही है कि फिनोल आपने पेरेंट कंसीडर करना है। बाकी अगर आप पोजीशन के लिहाज से बता दें ऑर्थो, मेटा, पैरा तो भी ठीक है। अगर 1 2 3 के लिहाज से बताना चाहें तो भी ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें 3 क्लोरोफिनोल, यानी थर्ड पे क्लोरो ग्रुप अटैच है। 3 क्लोरोफिनोल, यहाँ पे आपके पास 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 4 इथाइल 2 मिथाइल फिनोल, इसी तरह से 2 5 डाई ब्रोमोफिनोल। तो ये आपके पास हैं डिफरेंट फिनोल के डेरिवेटिव्स। मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल हैव IUPAC accepted common names। मिथाइल फिनोल आर कॉल्ड क्रिसोल्स। अब ये इनके कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है कि जब इनके साथ अल्काइल ग्रुप और मिथाइल यहाँ पे अटैच हो जाए, यानी फिनोल तो वो है ही है, अगर ऑर्थो पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो ऑर्थो क्रिसोल होगा, अगर मेटा पे होगा तो वो मेटा क्रिसोल होगा, और अगर पैरा पे होगा तो वो पैरा क्रिसोल होगा। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट यानी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हैं तो इस कंपाउंड का स्पेशल नेम होता है कैटिकोल। अगर मेटा पे हैं यानी दोनों ही अल्कोहलिक ग्रुप ही हैं लेकिन मेटा पोजीशन पे तो रीसर्सिनोल, और अगर पैरा पे है तो हाइड्रोक्विनोन। Physical and chemical properties of phenol. Phenol are generally low melting solids or oily liquid at room temperature. पानी के अंदर slightly soluble होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। Many phenols have antiseptic and disinfectant properties। तो आम तौर पे इनको यूज़ पे इन्हीं पर्पसेस के लिए किया जाता है।
Similarities and differences between the phenols and alcohol. Both alcohol and phenol are flammable, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं तो दोनों ही फ्लेमेबल होते हैं। डिहाइड्रेशन जो होती है वो सिंपल अल्कोहल्स की तो हो जाती है, लेकिन फिनोल की डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ने निकलना होता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आउटसाइड द रिंग अटैच होता है ना, तो इस लिहाज से इसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर तो फर्दर कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होता। उसके बाद ये कि बाकी जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से भी, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं और जो फिनोल होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। हाँ, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। बोथ अल्कोहल एंड फिनोल अंडरगो हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में दोनों का हाइड्रोक्सिल जो है वो हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है और इस लिहाज से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल जो है ये काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं, यानी एसिडिक बिहेवियर इनका होता है लेकिन बहुत वीक एसिड्स होते हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स ये नहीं होते। जो नॉर्मल अल्कोहल्स होते हैं, जो एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं, उनके मुकाबले में ये स्लाइट एसिडिक होती हैं, लेकिन बाकी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के साथ कंपेयर करें तो ये बड़े वीक एसिड होते हैं। फिनोल्स आर वीक एसिड, इनके जो पीके की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। पीके जितना हायर हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है, के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन पीके ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। मोस्ट फिनोल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जब आप इनका बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, और यही एक लिहाज से इनकी कन्फर्मेशन भी है कि इनका एसिडिक बिहेवियर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 9.95 होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 10 बनती है। तो आपके पास ये है फिनोल और इसका आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल वाटर की फॉर्मेशन, ये सोडियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा जो कि वीकर बेस है। तो अब चूँकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनका एसिडिक बिहेवियर होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स नहीं होते। जो आप कॉमनली एसिड्स के टेस्ट करते हैं वो ये टेस्ट शो नहीं करते जो फिनोल्स होते हैं। दूसरी बात, फिनोल की जो एसिडिक नेचर होती है उसको आप इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि एसिड हम उन स्पीशीज़ को बोलते हैं जो प्रोटॉन रिमूव कर सकती हैं। जब फिनोल से ये वाला प्रोटॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि रिंग में रेजोनेंस में आ जाएगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के बने वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका चूँकि नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज हो जाएगा इसलिए वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी फिनोल जो है वो प्रोटॉन रिमूव कर देते हैं, जो कि इनके एसिडिक बिहेवियर को प्रूव करता है। फिनोल्स एंड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड यूज़ कर रहे होते हैं फिनोल्स के या उनके डेरिवेटिव्स के। तो डाइल्यूट 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कंसनट्रेटेड फिनोल को यूज़ नहीं किया जाता है एंटीसेप्टिक पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये स्वेयर स्किन बर्न कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाकी कुछ जो है डेरिवेटिव्स लाइक 4-हेक्साइल रिसर्सिनोल हो गया। 4-हेक्साइल रिसर्सिनोल जो है वो माउथ वॉशेस वगैरह की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। इस तरह से फिनाइल फिनोल जो है इसके कुछ डेरिवेटिव ऑर्थोफिनाइल फिनोल या 2-बेंजाइल 4-क्लोरोफिनोल आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन लाइसॉल। ये लाइसॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट होता है वॉल्स के लिए, फ्लोर्स के लिए, फर्नीचर्स वगैरह के लिए, हॉस्पिटल्स या होम के अंदर। इसके अलावा इसी कैटेगरी के कुछ कंपाउंड जो है वो हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो नंबर ऑफ फिनोल्स पॉजेसेस एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि दूसरी सब्सटेंस को उनकी ऑक्सीडाइज होने से उनको बचाती हैं, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ये वो सब्सटेंसेस होती हैं दैट प्रोटेक्ट अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। किस तरह से? बाय बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ इन प्रेफरेंस टू द अदर सब्सटेंस, कि इनकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है लेकिन ये दूसरी सब्सटेंस को बचा लेती हैं, इसलिए इनको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आमतौर पे जो इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स होती हैं
वो हम यूज़ करते हैं या BHA या BHT। ये BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। इसी ग्रुप के कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होते हैं। वेनिलिन विच गिव वेनिला फ्लेवर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड सीड पोर्स ऑफ द वेनिला ऑर्चिड के आप ये वेनिला से इनको हासिल करते हैं। ये जो आप वेनिला फ्लेवर में डिफरेंट प्रोडक्ट ले रही होते हैं ये सारे नेचुरल नहीं होते, फिर आप इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास कंपाउंड्स हैं जिनमें ये वेनिला का स्ट्रक्चर है, यूजिनोल का है, थाइमोल का है। थाइमोल ऑब्टेन फ्रॉम द हर्ब थाइम पॉजेसेस बोथ फ्लेवरेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इस थाइमोल के अंदर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच है फिनोल के साथ, ये थाइमोल जो है ये फ्लेवरेंट एक्टिविटी भी रखता है और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखता है। माउथ वॉश फॉर्मुलेशंस के अंदर इसको भी यूज़ किया जाता है। यूजिनोल इज रिस्पॉन्सिबल द फ्लेवर ऑफ क्लॉव। जो आमतौर पे क्लॉव्स का फ्लेवर आप देख रहे होते हैं वो यूजिनोल से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है, अल्कोहलिक प्रेजेंट है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के साथ आपने इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं। यूजिनोल और आइसोयूजिनोल में स्लाइड सा डिफरेंस होता है सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का। यूजिनोल में अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो इन लास्ट वाले जो 2 कार्बन है जो साइड चेन है उसमें है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट वाले 2 कार्बन है साइड चेन के जो फर्स्ट वाले 2 कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये यूजिनोल है और ये आइसोयूजिनोल है। ये आमतौर पे हम फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे। कैप्सिकम जो है ये पे इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ फिनोलिक ईथर भी प्रेजेंट है। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ये OCH3 ग्रुप जो है ये ईथर की इंडिकेशन है और ये OH ग्रुप जो है ये फिनोल। तो ये कैप्सिकम जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इसके फिनोल फैमिली के कुछ ग्रुप। उसके बाद है फिनोल, ये हम देख चुके हैं। अब इसके यूजेस मेनली जो इसको यूज़ किया जाता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर सनस्क्रीन वगैरह की फॉर्मेशन के लिए, एक्सफोलिएटर के तौर पे, इसके अलावा जो होते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे मेन यूज़ होता है फिनोल का। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर आप यूज़ करते हैं टू ट्रीट एन अनग्रोन नेल विच इज़ अप्लाइड टू नेल बेड टू प्रिवेंट रीग्रोथ ऑफ नेल। कि सम टाइम अगर नेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए किसी की तो फिर भी वहाँ पे फिनोल अप्लाई करते हैं क्योंकि ये फिर उसको प्रिवेंट करते हैं उस रीग्रोथ ऑफ नेल को। नेफ्थलीन भी इसी फैमिली का ही एरोमेटिक कंपाउंड वाली जो सीरीज़ है उसी का ही मेंबर है जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C10H8 होता है। ये भी हम प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। एंथ्रासीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट प्रिकर्सर्स के तौर पे आप यूज़ करते हैं डाइस वगैरह बनाने के लिए, और एंटी ट्यूमर प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती है लेक्सेटिव एक्टिविटी वगैरह के लिए जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें आप इसको यूज़ करते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्क्रीन वगैरह बनाने में, एजोडाइज बनाने में और कुछ सल्फा ड्रग्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। इस सल्फामाइड का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है।